सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हर फैसला लेने का हक तुम्हें है। मुझे ऐतराज करने का कोई हक नहीं है ना? एक जटिल रिश्ते के साथ मेरी एक्स सीईओ वाइफ ने अपनी नजर वापस पाने के बाद सबसे पहला काम मुझसे डिवोर्स मांगने का किया। सबको लगा कि वो बेरहम और एहसान फरामोश है। आखिर हमारी 3 साल की शादी के दौरान मैंने उसकी बेहद ध्यान से देखभाल की थी। यहां तक कि उसकी आंखें भी इसलिए ठीक हो पाईं क्योंकि इलाज ढूंढने के लिए मैंने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। फिर भी अब उसकी ठंडी बेरुखी का सामना करते हुए मेरे दिल में जरा भी दुख नहीं था, बल्कि मुझे और ज्यादा अपराध बोध महसूस हो रहा था। लिविंग रूम में सिया साइनिंग ने मेरी तरफ देखा और बोलती रही, फोंग्युआन, उन 3 सालों में जब मैं अंधी थी तुमने मेरी जो देखभाल की उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी। तुम मेरे हस्बैंड बने ताकि मेरे बारे में होने वाली गॉसिप को रोक सको, और मैंने तुम्हारे एडॉप्टिव पेरेंट्स कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सुलझाई। अब जब लुआन वापस आ गया है मैं उसके साथ फिर से रहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। डिवोर्स के बाद ये घर तुम्हारा होगा और मैं तुम्हें अतिरिक्त 50 मिलियन अलमाइन दूंगी। इतना कहने के बाद शियांग ने दोबारा मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत थी। मैं मानता हूं। शाया सिंगिंग हैरानी से मुझे घूरने लगी। जैसा उसने सोचा था वैसा कोई पागलों जैसा चिल्लाना नहीं हुआ, न ही गुस्से से भरी दहाड़, सिर्फ मेरी मुस्कान थी। तुम्हें गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। मुझे शुरू से पता था कि तुम्हारा दिल किसी और का है। तुमने मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स कॉर्पोरेशन को बचाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। चलो इसे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहीं खत्म कर देते हैं। मैं वही लूंगा जो मेरा हक है। मैंने अपने हाथ में छीला हुआ एप्पल जिया साइनिंग की तरफ बढ़ाया। एप्पल होगी? पता नहीं क्यों मुझे इतना शांत देखकर शिया साइनिंग के दिल में अचानक खालीपन महसूस हुआ। हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था। 5 साल बाद जब सारा टर्बुल शांत हो जाता तब हम डिवोर्स ले लेते। हालांकि दबाव के बीच सिया साइनिंग ने मेरे हाथ से एप्पल ले लिया। उसी पल उसे महसूस हुआ कि मेरा प्यार अचानक गायब हो गया है। तुम थोड़ा समय निकालकर यहां से मूव आउट हो जाना। मैं तुम दोनों के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। तुम्हें मुझे ये हाउस देने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे 10 मिलियन दे देना काफी है। जब मैं अपने कमरे में लौटा तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। जिस पल मैंने शिया साइनिंग को अपनी नजर वापस पाते देखा था उसी पल मुझे आज के नतीजे का अंदाजा हो गया था। 3 साल की शादी में मैं किसी से भी बेहतर जानता था कि शी साइनिंग अपने व्हाइट मूनलाइट लुयान को कितना चाहती थी। वो तो सपनों में भी उसका नाम पुकारती थी। जिस पल लुयान ने फोन किया और उसने उसकी आवाज सुनी, चाहे मैंने कितना भी कुछ दिया हो, मेरा हारना तय था। मैं अपनी डेस्क के पास गया, ड्रॉर खोला और अंदर से हमारी साथ वाली एक फोटो निकाली। फोटो में मौजूद लड़की शिया साइनिंग से 9/10 तक मिलती जुलती थी। जो नहीं जानता वो उन्हें जुड़वा बहनें समझ लेता। आई एम सॉरी। इतने सालों तक मैंने हमेशा CIA साइनिंग को तुम्हारे सब्स्टिट्यूट की तरह देखा। मुझे पता है ये CIA साइनिंग के साथ अनफेयर है, जबकि असल में वही मेरे परिवार की सेवर है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि CIA साइनिंग के साथ अच्छा व्यवहार करूं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो आखिरकार मुझे इस गिल्ट को और सहना नहीं पड़ेगा। बस मैं तुम्हें सच में बहुत मिस करता हूं। आखिर तुम हो कहां? मैंने फोटो फ्रेम को सीने से लगा लिया, दिल को चीर देने वाले दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए। अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने जल्दी से फोटो को वापस ड्रॉर में छिपा दिया। 3 साल की शादी में यह पहली बार था जब जिया सिन ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया था। वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी और कई बार मुझे चेतावनी दे चुकी थी कि मैं किसी तरह के फैंसीफुल ड्रीम्स ना देखूं। यहां तक कि अगर उसे किसी जानवर द्वारा भी डिफाइल कर दिया जाए तब भी वो मुझे उसे जरा सा भी छूने नहीं देगी। उसके दिल में शुरू से आखिर तक सिर्फ उसका व्हाइट मूनलाइट लुआन ही था। शिया साइनिंग ने देखा कि मेरी आंखें लाल हो रखी थीं और किसी वजह से उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। रोने के बाद मैं और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मैंने मूल रूप से आर्ट की पढ़ाई की थी, पियानो बजाना, वो मेलानकोलिक एब्स्टिनेंट टाइप जो ऑनलाइन बहुत पॉपुलर है। आर्ट्स डिपार्टमेंट का हैंडसम मैन। शांग ने अपनी नजर वापस पाने के बाद जब पहली बार मुझे देखा था तो वो भी चौंक गई थी। जिया साइनिंग की जिंदगी में लुक्स के मामले में मैं निश्चित रूप से पहले नंबर पर था। यहां तक कि उसका व्हाइट मूनलाइट लुआन भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता था। और मेरी बात करें, जब मैंने पहली बार सिया साइनिंग को देखा था तो ऐसा लगा जैसे मैं उस लड़की को देख रहा हूं जिसके लंबे ब्लॉन्ड हेयर थे, जिसकी मुस्कान खिलते फूल जैसी थी। मेरा फर्स्ट लव, मेरा व्हाइट मूनलाइट, जिसे उस समय वायलिन बजाना बहुत पसंद था। मेरी सांसें लगभग रुक गई थीं। कई बार कंफर्म करने के बाद कि सिया साइनिंग वेन नुआन नहीं बल्कि कोई दूसरी औरत है। फेंक फैमिली को बचाने की कीमत यह थी कि मुझे जिया साइनिंग के साथ 5 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा ताकि जिया कॉर्पोरेशन लॉ फैमिली द्वारा एंगेजमेंट तोड़ने के नेगेटिव इंपैक्ट से बाहर निकल सके। साथ ही मुझे जिया साइनिंग की रोजमर्रा की जिंदगी का ध्यान रखना था और उसके हर आदेश का पालन करना था। 5 साल बाद डिवोर्स अपने आप हो जाता और मुझे 10 मिलियन मिलते। मुझे पता था कि सिया साइनिंग मुझसे प्यार नहीं करती। वो जिस इंसान से प्यार करती थी वो उसका व्हाइट मूनलाइट लुयान था। सिया साइनिंग फेंग फैमिली की सेवियर थी, लेकिन मैं हमेशा अनजाने में सिया साइनिंग को वेन नुआन के सब्स्टिट्यूट की तरह देखता रहा। खासकर तब जब सिया साइनिंग अंधी थी। उसे जरा भी एहसास नहीं हो सकता था कि मैं उसे किसी दूसरी लड़की का सब्स्टिट्यूट मान रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं बेहद सेल्फिश विलन हूं,
जो एक ब्लाइंड सेवर का फायदा उठाकर अपनी निजी इच्छाएं पूरी कर रहा है। बेहद गिल्टी महसूस करने और साथ ही मेरे परिवार को बचाने के लिए आभार के कारण मैंने जिया साइनिंग के साथ दोगुना अच्छा व्यवहार किया। यहां तक कि जिया साइनिंग की ब्लाइंडनेस ठीक करने के लिए मैंने खुद पर दवाइयों का टेस्ट करना भी मंजूर कर लिया। बाहरी लोगों की नजर में मैं वो इंसान था जिसने हर मुश्किल सह ली, यहां तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी, लेकिन असली तकलीफ सिर्फ मैं जानता था। अब आखिरकार मैं आजाद हो सकता हूं। मुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा था, सिर्फ राहत और खुशी महसूस हो रही थी। फनीवान, तुम्हें पता है ना, मुझे लोगों का मुझसे झूठ बोलना पसंद नहीं है। मुझे पता है कि इन 3 सालों में तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है। सब कहते हैं कि तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो। हालांकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती क्योंकि तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी। लेकिन जिस तरह तुम अपना प्यार मुझसे छिपाते रहते हो, जैसे मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, उससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिया साइनिंग ऐसी बातें कहेगी। मैं तो साफ तौर पर सीआईएस साइनिंग के लिए ही ये सब कर रहा था, ताकि सीआईएस साइनिंग और उसके व्हाइट मूनलाइट पर कोई अतिरिक्त बेवजह का बर्डन ना पड़े। फिर भी सिया साइनिंग ने इसे इतने सीधे तरीके से सामने रख दिया। आई एम सॉरी सिया साइनिंग, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम ज्यादा सोचो और तुम्हारे ऊपर और बर्डन बढ़े। मैं सिर्फ उसकी बातों के साथ चल सकता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं कह पाता कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो कभी शियाइंग थी ही नहीं। और सिया साइनिंग के साथ अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं उसे वुआन का सब्स्टिट्यूट मानता था। इससे सिया साइनिंग को गहरी चोट पहुंचती। सिया साइनिंग ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। फेंगयुआन, मेरे लिए तुम कभी बर्डन नहीं रहे। सिया साइनिंग की बातें सुनकर मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि सिया साइनिंग आखिर करना क्या चाहती थी। सिया साइनिंग को भी एहसास हो गया कि उसकी बातें थोड़ी इंप्रोप्रिएट थीं। उसने हल्के से गला साफ किया। हालांकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी। मैं बहुत आभारी हूं, ये मेरा कर्तव्य था। अगर तुमने मदद नहीं की होती तो फेंक फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाती। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। फेंगयुआन, मुझे मिल्क टी पीनी है। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाता हूं। हमेशा की तरह सीआईए साइनिंग की कोई भी रिक्वेस्ट हो, मैं बिना हिचकिचाए मान जाता था। मेरे जाने के बाद साइनिंग तुरंत नहीं गई, बल्कि ध्यान से मेरे कमरे को देखने लगी। 3 साल की शादी में सिया साइनिंग और मैं हमेशा अलग अलग कमरों में सोए थे। बिस्तर बेहद साफ और व्यवस्थित था। ब्लैंकेट को एकदम स्टैंडर्ड टोफू ब्लॉक शेप में मोड़कर कोने में रखा गया था। वार्डरोब के अलावा डेस्क लगभग खाली था, बहुत साधारण और बेहद साफ सुथरा। सिया साइनिंग को क्लीनलीनेस को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था और इस कमरे में उसे जरा भी असहज महसूस नहीं हुआ। तभी सिया साइनिंग की नजर मेरे ड्रॉअर पर पड़ी, जो पूरी तरह बंद नहीं था। उसकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ने जिया साइनिंग को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी मदद करके ड्रॉअर बंद करना चाहती थी। अचानक सिया साइनिंग को याद आया कि पहले जब वो मेरे कमरे के पास से गुजरी थी, तब उसने मुझे कुछ अंदर रखते देखा था। वो शायद मेरी सबसे कीमती चीज थी। ये सोचकर सियांग की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और जैसे किसी चीज ने उसे अपने वश में कर लिया हो, उसने ड्रॉअर खोल दिया। जब सियांग ने फोटो फ्रेम उठाया और तस्वीर देखी, उसी पल उसके सिर की तरफ सारा खून दौड़ पड़ा। उसी समय मैं किचन में मिल्क टी बना रहा था। साथ ही मैं हाउसकीपर को बड़ी सावधानी से इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। पिछले 3 सालों में मैंने अपनी जेंटलनेस और काइंडनेस से घर के हर इंसान का दिल जीत लिया था। यहां तक कि सीआईए फैमिली के एरोगेंट मास्टर्स भी मुझे अपना सन इन लॉ मानने लगे थे। लेकिन किसने सोचा था कि शानिंग आखिरकार उसी व्हाइट मूनलाइट को चुन लेगी जिसने उसे उस समय छोड़ दिया था। अंजंग, मेरे लिए और शानिंग दोनों के लिए ये ठीक है। ये हम दोनों के लिए एक तरह की मुक्ति है। अंजंग को बस यही लगा कि मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 3 सालों में कौन नहीं देख सकता था कि मैं शानिंग से कितना प्यार करता हूं, वरना मैं खुद पर दवाइयों का टेस्ट करने जैसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीज कैसे कर सकता था। फेंगयुआन, शांग अचानक किचन के दरवाजे पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर पहले कभी न दिखा ऐसा बदसूरत एक्सप्रेशन था। शांग, तुम यहां क्यों आई? मिल्क टी लगभग तैयार है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? सिया साइनिंग अचानक मेरी तरफ झपटी और टेबल पर रखा अधूरा मैंगो पामेलो सागो ड्रिंक नीचे गिरा दिया। मैं पूरी तरह चौंक गया। ड्रिंक मेरे ऊपर छलक गया और मैं बस सामने खड़ी सीआईए साइनिंग को खाली नजरों से देखने लगा। मिस जंग हैरानी से चिल्ला उठी, मिस, आपको क्या हो गया है? शिया साइनिंग हमेशा एक नोबल इंसान रही थी, जो कभी अपनी खुशी या गुस्सा जाहिर नहीं करती थी। स्वभाव से बेहद शांत महिला, लेकिन आज वो अचानक इतनी भयानक गुस्से में क्यों आ गई? इस फोटो को देखो। सिया साइनिंग ने सीधे फोटो फ्रेम निकालकर मेरे सामने कर दिया। उस फोटो फ्रेम को देखते ही मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मेरे होंठ कांपने लगे, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। फेंगयुआन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने परवट हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम चुपके से मेरी फोटोज कलेक्ट करते हो, लेकिन फोटोशॉप ट्रिक्स इस्तेमाल करके मुझे अपनी फोटो में डालना, तुम्हारी यह हरकत मुझे इंस्टिंक्टिवली नोजियस महसूस करा रही है। आन जेंग भी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। मिस्टर फेंग, क्या मिस जो कह रही हैं वो सच है? जल्दी समझाइए, आप ऐसे इंसान नहीं हो। नहीं फेंगयुआन, तुम्हें सच में मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। आई एम सॉरी।
सिया साइनिंग। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं सिर्फ सब कुछ अकेले सहने का चुनाव कर सकता था। सीआईए साइनिंग गुस्से से पूरी तरह भड़क चुकी थी और उसने फोटो फ्रेम जोर से जमीन पर फेंक दिया। तुमने सच में मुझे बेहद निराश किया है। मैं अब तुम्हें और नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। कांच टूटकर बिखर गया और मेरा दिल भी। वो नुआन के मेरे पास छोड़कर जाने के समय की इकलौती फोटो थी, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना। मैं सिर्फ सिर झुकाकर शिया साइनिंग के पास से निकल गया। विला के एंट्रेंस पर पहुंचकर मैंने उस जगह को देखा जहां मैं 3 साल तक रहा था और लंबी राहत भरी सांस छोड़ी। आखिरकार सब खत्म हो गया था। सिया साइनिंग अपने कमरे में लौटकर रेड वाइन पीने लगी। गुस्से और अल्कोहल के असर से उसका खूबसूरत गोरा चेहरा कुछ और ज्यादा लाल हो गया था। धत्त तेरे की, फेंग युआन। मेरी फोटो चुपके से रखना एक बात है, लेकिन उसे एडिट करके मुझे ब्लॉन्ड हेयर देना आखिर क्यों था? मुझे पहले क्यों एहसास नहीं हुआ कि उसे ब्लॉन्ड फेटिश है? तभी अचानक फोन बज उठा। शाइनिंग ने कॉलर आईडी पर लुयान का नाम देखा और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ गया। उसने आंसर बटन दबाया। शाइनिंग, परसों तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस आ सकता हूं, फिर हम साथ रहेंगे। जिया शाइनिंग ने बेरुखी से जवाब दिया। शाइनिंग, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, या फिर तुम अब भी मुझे माफ नहीं कर पाई हो? लुयान की आवाज थोड़ी बेचैन लग रही थी। मैंने फेंग युआन से डिवोर्स लेकर तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है। थैंक यू साइनिंग। अगर तुम्हें कहने में मुश्किल हो रही है तो मैं खुद फेंग युआन को बता दूंगा कि जिससे तुम प्यार करती हो वो मैं हूं। जैसे ही फेंग युआन का नाम आया, सिया साइनिंग का मूड और खराब हो गया। ठीक है लुआन, जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूंगी। मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूं। लुयान के जवाब देने का इंतजार किए बिना ही सिया साइनिंग ने सीधे फोन काट दिया। तभी फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ। आंजेंग ने जवाब दिया और दरवाजा खोलकर अंदर आईं। उन्होंने देखा कि शिया साइनिंग का एक्सप्रेशन पहले के गुस्से से थोड़ा बेहतर था, तो वो धीरे से बोली, मिस, वो फोटो फेंक दी गई है। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। आंट जोंग अपनी बात खत्म करके जाने ही वाली थी कि शिया सिनिंग ने अचानक उन्हें ओवर रोक लिया। वो फोटो मुझे दो। लेकिन जब शाई ने ऐसा कह दिया तो आंट जेंग कुछ नहीं बोल सकी और साफ की हुई फोटो उसे दे दी। आखिर में आंट जेंग कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। अगर आप फोंग युआन के लिए सफाई देना चाहती हैं तो जरूरत नहीं है। मैं उसकी घिनौनी और बेशर्म हरकत को कभी माफ नहीं करूंगी। मिस, असल में मुझे लगता है कि यह फोटो काफी पुरानी है। यह फोटोशॉपेड नहीं लगती। देखिए, फोटो पीली पड़ चुकी है। इसका मटेरियल कम से कम 10 साल पुराना होगा। यह सुनकर शिया थोड़ा चौंक गई और ध्यान से फोटो देखने लगी। जैसा आंट जेन ने कहा था, यह फोटो 10 साल तो छोड़िए, कम से कम 7 या 8 साल पुरानी थी। और सबसे अहम बात यह थी कि श्यांग की मुझसे शादी हुए सिर्फ 3 साल हुए थे। आंट जेंग इससे ज्यादा कुछ नहीं बोली और मुड़कर बाहर चली गई। शिया सिनिंग हाथ में फोटो लिए गहरी सोच में डूब गई। हालांकि फोटो में मौजूद महिला शियांग से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन कुछ डिटेल्स अलग थीं। लंबे ब्लॉन्ड हेयर, स्कूल यूनिफॉर्म, भौहों के बीच एक ब्यूटी मार्क और मुस्कुराते वक्त दांत दिखाई देना। शियांग में इनमें से कोई भी फीचर नहीं था। जितना ज्यादा वो सोच रही थी, उसके दिल में शक उतना ही गहराता जा रहा था, जैसे दिल में कोई कांटा चुभ गया हो जिसे बाहर निकालना नामुमकिन हो। आखिरकार शिया साइनिंग ने अपना फोन उठाया। वो मेरा नंबर ढूंढना चाहती थी ताकि मैं उसे आखिरी बार सब कुछ साफ साफ समझा सकूं। लेकिन अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने के बाद शिया साइनिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास मेरा फोन नंबर था ही नहीं। कुछ देर सोचने के बाद सिया साइनिंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और सेक्रेटरी लू कियन को कॉल किया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया। लियू कियन की आवाज थोड़ी नींद भरी थी। साइनिंग, इतनी रात को क्या हुआ? कियन कियन, क्या तुम्हारे पास फेंग युआन का फोन नंबर है? सिनिंग की बात सुनकर वो चौंक गई। वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम मुझसे उसका नंबर मांग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फेंग युआन को सब बता दिया? बेस्ट फ्रेंड्स होने के नाते लुचियन को फाइट मूनलाइट लुयान के बारे में सब पता था। आखिर वो दोनों के पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन देखते हुए ही बड़ी हुई थी। मैंने उसे जल्दी डिवोर्स देने को कह दिया है। साइनिंग, अब सच में मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या कहूं। फेंग युआन तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है कि तुम्हारे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। और उस समय जब लू यान ने देखा कि तुम ब्लाइंड हो गई हो तो वो बिना कुछ कहे तुम्हें छोड़कर चला गया, जिससे श्याओ कॉर्पोरेशन बेहद पैसिव पोजीशन में आ गई थी। लू फैमिली ने तब एक शब्द तक नहीं कहा। अब जब तुम फिर से देख सकती हो तो वो भागा भागा वापस आ गया और फिर से साथ होने की भीख मांग रहा है। क्या तुम प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी हो? यह सुनकर शिया साइनिंग चिढ़ गई। चियान, अगर तुम्हारे पास फेंग युआन का नंबर नहीं है तो मैं फोन रख रही हूं। हालांकि वो पहले से क्रिटिसिज्म के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी, लेकिन ल्यूकियन ने शुरू से शिया साइनिंग और लू येन को देखा था। वो कैसे नहीं समझती? साइनिंग, अगर तुम सच में फेंग युआन को डिवोर्स दे देती हो तो मैं इस लिटिल पप्पी को खुद छीन लूंगी।
आखिर फोंग युआन इतना हैंडसम जो है, जो करना है करो। शिया साइनिंग ने सीधे फोन काट दिया, लियू चियान की बातों को सिर्फ मजाक समझते हुए। अगली सुबह शिया साइनिंग बहुत जल्दी उठ गई। जैसे ही वो नीचे आई, ब्रेकफास्ट पहले से तैयार था। शियानिंग ने आदत के मुताबिक सबसे पहले कांजी का एक सिप लिया। अगले ही पल उसने भौहें सिकोड़ लीं। ये स्वाद उस कांजी जैसा बिल्कुल नहीं था जो जियांग पिछले 3 सालों से खा रही थी। अंकल ली, क्या आपने शेफ को ये कांजी बनाना नहीं सिखाया? बटरली ये सुनकर चौंक गए और जल्दी से बोले, मिस्टर फेंग ने उन्हें पहले ही सिखा दिया था। उन्होंने तो खुद हाउस शेफ के सामने कई बार बनाकर भी दिखाया, लेकिन कोई भी मिस्टर फेंग वाला फ्लेवर कॉपी नहीं कर पा रहा। यह नाम सुनते ही टिया साइनिंग को फिर से वो फोटो याद आ गई और उसका दिल तुरंत भारी और बेचैन हो गया। मैं इतना पैसा खर्च करती हूं और वो लोग एक कटोरी कांजी बनाना तक नहीं सीख पाए। सबके सब निकम्मे हैं। मैं नहीं खा रही। दूसरी तरफ मैंने अभी अभी चेहरा धोना खत्म किया था कि तभी मेरा फोन बज उठा। जब मैंने देखा कि कॉल लियू कान की है तो मैं एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर भी कॉल उठा लिया। मिस लू? फोन के दूसरी तरफ से लियू कान की नाराज आवाज आई। ये मिस लू क्या है? मुझे कान कान कहो बेवकूफ, मैंने हल्का सा खांसते हुए कहा। कान, क्या बात है? क्या सिया सिंगिंग ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहा है? नहीं, वो बात नहीं है। क्या तुमने सीनिंग को डिवोर्स दे दिया? प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें तुम ठीक हो? लियूएन का दिल अचानक दर्द से भर गया। जब उसने ये बात सिया साइनिंग के मुंह से सुनी थी, तब लुचियन को सिर्फ गुस्सा आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉस इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती है। इतना अच्छा लिटिल पप्पी छोड़कर वो उस इरिस्पॉन्सिबल स्कमबैग व्हाइट मूनलाइट के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैं ठीक हूं, लेकिन सिया साइनिंग कैसी है? मुझे अब भी चिंता थी कि कहीं सिया साइनिंग अब भी गुस्से में ना हो। लुचियन अचानक और ज्यादा नाराज हो गई। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें खुद नहीं पता वो कैसी है? मैंने तो सीआईए साइनिंग का घर छोड़ दिया है। फोंगयुन, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, इतने नईव हो कि दिल टूट जाता है। क्या तुम थोड़ा भी फाइट नहीं कर सकते थे? उसी समय सिया साइनिंग अंदर आ गई। लुचियन को जल्दी से फोन काटना पड़ा और मैं फोन को देखते हुए बस कड़वी मुस्कान दे पाया। दूसरों की नजर में मैंने किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं की, लेकिन असल में मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी मुक्ति थी। सिया साइनिंग ने अपना हैंडबैग डेस्क पर रखा और अपनी खूबसूरत आंखों से लियू चियान की तरफ देखा। कान कान, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? बस एक बेवकूफ। ओह सही साइनिंग। क्या तुमने फेंग युआन को घर से निकाल दिया? सिया साइनिंग की हरकत रुक गई और उसने शक भरी नजरों से लियू कान को देखा। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने फोंग युआन से कांटेक्ट किया था? लियू कियन का दिल एक पल के लिए उछल पड़ा, लेकिन उसने तुरंत एक परफेक्ट एक्सक्यूज ढूंढ लिया। अगर तुमने उसे विला से नहीं निकाला होता तो तुम इतनी रात को मुझसे उसका फोन नंबर क्यों मांगती? तुम सीधे जाकर उससे मिल सकती थी। सिया साइनिंग ने अपने हाथ कसकर जोड़ लिए। फेंग युआन का नाम आते ही उसकी आंखों में गुस्सा छिपाए नहीं छिप रहा था। साइनिंग, फेंग युआन तुम्हारे लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। यहां तक कि चेयरमैन और बाकी सब लोग भी उसे मान चुके हैं। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी आंखें किसकी मेहनत से ठीक हुई? कनन, जिससे मैंने हमेशा प्यार किया है वो लुयन है, फेंगयुन नहीं। तुमने हमेशा मुझे और लुयन को देखा है, तुम्हें समझना चाहिए। फेंगयुन और मेरी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मेरा ख्याल रखना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, वही उसका काम था। और फिर तुम्हें नहीं पता कि फेंग युआन ने कितनी डिस्गस्टिंग हरकत की है? टिया साइनिंग ने ल्यूयान को उस फोटो वाली पूरी बात बताई। ल्यू कियन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। फेंग युआन ने चुपके से तुम्हारी फोटो ली, फिर उसे एडिट करके साथ वाली तस्वीर बनाई, यहां तक कि तुम्हारे हेयर भी ब्लॉन्ड कर दिए। और इसी वजह से तुमने गुस्से में फेंग युआन को घर से निकाल दिया? नहीं। क्या तुम्हें सच में पूरा यकीन है कि फोटो में मौजूद लड़की तुम ही हो? ये रही फोटो, खुद देख लो। लुचियन ने फोटो लेकर ध्यान से जांचा। ये लड़की सच में शिया साइनिंग से बेहद ज्यादा मिलती जुलती थी। साइनिंग, इस फोटो में फोटोशॉपेड होने का कोई निशान नहीं है। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर हूं। फोटो की येलोइंग देखो, ये साफ तौर पर 7-8 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और फिर हालांकि ये लड़की तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन ये साफ तौर पर ज्यादा यूथफुल है। फोटो में मौजूद फेंग युआन भी अपने हाई स्कूल दिनों वाला लग रहा है, आज वाले फेंग युआन जैसा नहीं। चियान चियान, तुम्हारा मतलब है कि फेंग युआन ने मेरे साथ हाई स्कूल में फोटो खिंचवाई थी? लेकिन मैं तो ऑल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी, तुम्हें पता है वहां बिल्कुल भी लड़के नहीं थे। बार बार सोचने के बाद भी लुशियान सिर्फ एक ही निष्कर्ष पर पहुंच पाई। तो फिर यह सच में बहुत अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि फुआन की हाई स्कूल में कोई जान पहचान वाली लड़की रही हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती हो? इस पल जियांग के अंदर भी अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं बचा था, वरना दुनिया में इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता था? ल्यूयान ने शक भरे अंदाज में आगे पूछा, तो फिर फोंग युआन ने क्या कहा?
उसने बस कहा कि उसे सॉरी है। कन फोंग युआन का एटीट्यूड देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे मौका नहीं दिया, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं गुस्सा ना होती तो क्या करती? शायद फेंग युआन की कोई अनस्पेकेबल डिफिकल्टीज हो। मुझे याद है ये हाई स्कूल यूनिफॉर्म शहर के नंबर 2 हाई स्कूल की है। क्यों ना हम किसी से इसकी जांच करवाएं? फेंग फैमिली के घर पहुंचने पर मेरी अडॉप्टिव मदर खुद दरवाजे पर मेरा स्वागत करने आई। मॉम, मैंने आवाज लगाते हुए अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स उन्हें दे दिए। बेटा, तुम्हारा आना ही काफी है, गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? लू हुआन युन ने ऐसा तो कहा, लेकिन एक हाथ से मेरे सारे गिफ्ट्स अंदर भी उठा ले गईं। मैं तो कब से इसकी आदत डाल चुका था। बस मुस्कुरा दिया। ये तो मुझे करना ही चाहिए। डैड कहाँ हैं? तुम्हारे फादर गार्डनिंग कर रहे हैं। कंपनी की हालत अच्छी नहीं चल रही। वो चैन से बैठ ही नहीं सकते। हमेशा कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है। मेरी अडॉप्टिव मदर अपनी परेशानियों की शिकायत करने लगी। फिर उन्होंने आवाज धीमी करके पूछा, फेंग युआन, सच सच बताओ, तुम्हारा और सियांग का क्या चल रहा है? तुमने उसकी आंखें ठीक कर दी? क्या उसने तुम्हें रिवॉर्ड देने के बारे में कुछ कहा? मैं पहले ही सिया साइनिंग के घर से मूव आउट हो चुका हूं। मुझे पता था कि यह बात छिप नहीं सकती, इसलिए मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। यह सुनते ही लू हुआन यून का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। मूव आउट होना इतनी बड़ी बात है? तुमने हमसे डिस्कस क्यों नहीं किया? मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी, अरे बूढ़ी औरत, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? गार्डन तक आवाज आ रही थी। काम खत्म करके सफेद टैंक टॉप पहने हुए फुनोजेंग गंभीर चेहरे के साथ अंदर आए। लियो हुआन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बूढ़े आदमी, हमारा बेटा शिया के घर से निकल आया है। इतनी बड़ी बात, और इस लड़के ने हमसे डिस्कस तक नहीं किया। हमने शुरू से ही जिया फैमिली के साथ साफ कर दिया था कि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। क्या तुम्हें सच में उम्मीद थी कि शिया साइनिंग हमारे बेटे के साथ रहेगी? अगर वो चाहती है कि हमारा बेटा चला जाए तो हम क्या कह सकते हैं? बूढ़े आदमी, तुम बहुत कठोर बातें कर रहे हो। फेंग युआन ने शिया साइनिंग की आंखें ठीक की और उसने तुरंत हमारे बेटे को घर से निकाल दिया। क्या यह एहसान फरामोशी नहीं है? क्या शिया साइनिंग ने हमारी फेंग फैमिली को नहीं बचाया था? अगर शिया फैमिली मदद ना करती तो हमारा पूरा परिवार बहुत पहले सड़क पर आ गया होता, और फिर हमारा बेटा उस एहसान का बदला चुका है। अब और क्या किया जा सकता है? लुआन युन एक पल के लिए चुप हो गई। उन्हें समझ नहीं आया क्या कहें। फेंग गोजेंग ने पहले लियो हुआन युन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। बेटा, अब इसके बारे में मत सोचो, वापस घर आ जाओ। फेंग गोजेंग मेरे शानिंग के लिए फीलिंग्स के बारे में जानते थे। आखिर उनकी फेंग फैमिली शाई के लायक नहीं थी। अब जब शाइंग की आंखें वापस ठीक हो चुकी थीं, तो उसके मेरे साथ रहने की संभावना और भी नामुमकिन थी। लियू हुआन युन हकलाने लगी। साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि मैं वापस यहां आकर रहूं। बूढ़े आदमी, लगता है अब घर में कमरे कम पड़ गए हैं। फंगो जेंग गुस्से से भड़क उठे। हमारा बेटा घर वापस आना चाहता है और तुम कह रही हो कमरे नहीं है? क्या तुम एक कमरा खाली नहीं कर सकती? अपने वो पुराने फटे पुराने कपड़े बाहर फेंक दो। डैड, आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए। मैंने बाहर पहले ही एक जगह रेंट पर ले ली है। मैं फिर से पियानिस्ट जन बनने का सोच रहा हूं, भेजता हूं। अब आप दोनों नए घर में शिफ्ट हुए हो। घर इतना बड़ा भी नहीं है और मेरी प्रैक्टिस आप दोनों को डिस्टर्ब करेगी। बाहर रहना ही सबसे अच्छा चॉइस है। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी अडॉप्टिव मदर का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं मानती नहीं हूं, बस कंपनी की हालत सच में बहुत खराब है। हमारे परिवार की हालत अब देखो। मैं समझता हूं मॉम। मैंने अपनी आंखें नीचे कर लीं। शिया फैमिली की मदद के बावजूद फेंग फैमिली बस बैंकअप और डेट कलेक्शन से बच पाई थी। अब रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी उन्हें विला बेचकर इस 3 कमरों वाले पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा था। यहां रहना अब भी संभव था, लेकिन मैं एक अडॉप्टेड सन था और मेरा एक छोटा भाई भी था जो विदेश में पढ़ रहा था। सारा पैसा उसी पर खर्च हो रहा था। इस घर में बहुत पहले से ही मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। शिया साइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरी अपनी सेल्फिश वजहों के अलावा फेंग फैमिली द्वारा मुझे पालने पोसने का एहसान चुकाने का भी तरीका था। जब मैं लगभग निकलने वाला था, तब लू हुआन यून चुपके से मुझे ढूंढने आई। फेंग युआन, तुम बिल्कुल भी सेया फैमिली को इतनी आसानी से जाने मत देना। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन सेया फैमिली ने हमारी फेंग फैमिली के कर्ज चुकाने में मदद की। मगर तुमने भी तो सेया की आंखें ठीक की हैं। अब जब वो इतनी हार्टलेस निकली है, तो हमें भी अनजस्ट होने के लिए ब्लेम मत करना। तुम्हें उससे और पैसे निकलवाने चाहिए, समझे? नहीं तो तुम सच में बेवकूफ हो। ओह सही, मुझे याद आया। जुलाई के आखिर में एक्शा फैमिली तुम्हें एक रकम देने वाली थी ना? तभी फंग गुयांग बाहर आए और सीधे लियू हुआन युन पर गरज पड़े। लियू हुआन युन, अगर तुमने फंग युआन के उस पैसे पर नजर डाली तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। जब फंग फैमिली मुश्किल में थी, तब फंगजी में कोई एम्बिशन नहीं था। तुमने ही जिद करके इतना पैसा खर्च किया ताकि उसे विदेश किसी ट्रैश यूनिवर्सिटी में भेज सको। फंग युआन एक पियानो जीनियस है। उसे सीधे सेंट पॉल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक अब्रॉड में एडमिशन मिला था। हमें बस थोड़ा पैसा देना था, बाकी स्कूल खुद कवर करने वाला था।
लेकिन तुमने मानने से इनकार कर दिया, और ऊपर से फेंग युआन को शिया सिनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने पर मजबूर किया ताकि कर्ज चुकाया जा सके। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियंस है? अब तुम फेंग युआन के पैसों पर भी नजर डालना चाहती हो? लियू हुआनयुन की आंखें लाल हो गईं। बूढ़े आदमी, जुबान संभाल कर बात करो। कौन फेंग युआन के पैसे पर नजर डाल रहा है? मैं बस नहीं चाहती कि हमारे बेटे का फायदा उठाया जाए। मुझे इतना बड़ा क्रिमिनल मत बनाओ। मेरा सिर थोड़ा दर्द करने लगा था। मैं बीच बचाव करने ही वाला था कि तभी एक मेबैक सीधे दरवाजे के सामने आकर रुकी। कार डोर खुला और एक खूबसूरत फिगर पावरफुल ऑरा के साथ बाहर उतरी। वो शिया साइनिंग थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिया साइनिंग यहां आएगी। मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। शिया साइनिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? फेंग युएन, हमें बात करनी है, कार में बैठो। जहां तक फेंग गो यांग और लियू हुआनयुन की बात थी, सिया सिनिंग ने बस हल्का सा सिर हिलाया और फिर मुझे अनदेखा कर दिया। तुम्हारे पास अभी मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है? सियांग, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी फोटो को छूना नहीं चाहिए था। जुलाई के आखिर में थोड़ा समय निकालकर हम डिवोर्स कर लेते हैं, और मेरा आईडी और हाउस होल्ड रजिस्टर भी मुझे वापस दे देना। मैं अब तुम्हारी दुनिया में कभी दिखाई नहीं दूंगा। तो दूसरे शब्दों में, तुम मान रहे हो कि फोटो जानबूझकर फोटोशॉपिट की गई थी, सही? सीआईए साइनिंग गुस्से से कांप उठी। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैं पहले से इसके लिए तैयार था। जिया सिटिंग का स्लैप। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उम्मीद की गई दर्द कभी नहीं आया। फेंग युआन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? कल रात मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भी तुम मुझे यही कह रहे हो कि वो फोटो फोटोशॉपेड है? मैंने पहले ही किसी से उसकी जांच करवाई है। उसमें एडिटिंग का जरा भी निशान नहीं है। आखिर ये ब्लॉन्ड वुमन कौन है? वो बिल्कुल मेरी तरह क्यों दिखती है? जिस बात के होने से मैं सबसे ज्यादा डरता था, आखिर वही हो गया। मुझे चुप देखकर सीआईए साइनिंग ने आगे कहा, अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद पता नहीं लगा सकती? बातों को इतना बदसूरत मत बनाओ। वो मेरी एक दोस्त है। किसी वजह से बहुत समय पहले हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया था। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो सच में शॉक्ड रह गया था कि तुम दोनों इतने ज्यादा एक जैसी दिखती हो, फिर भी रिलेटेड नहीं हो। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ज्यादा सोचो। सच जानने के बाद शिहाद साइनिंग की भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। उसका नाम क्या है? उसका सरनेम वेन है और गिवन नेम नुअन। क्या यह सच में सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? फेंग युआन अपने हाई स्कूल दिनों में किसी ऐसी लड़की से मिला जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, इतनी ज्यादा कि फर्क करना मुश्किल हो, और वो इस फोटो को इतना संभाल कर रखता है। वो लड़की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी मुस्कान बेहद उदास थी। शाया साइनिंग ने यह देखा और उसके अंदर अजीब बेचैनी भर गई। क्या फेंग युआन ने पिछले 3 सालों तक मेरी इतनी बारीकी से देखभाल सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मुझे वेन नुआन का सब्स्टिट्यूट समझता था? सिया साइनिंग ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाई। जिया साइनिंग जितनी प्राउड थी, अगर उसने सच में मेरे मुंह से ऐसा जवाब सुन लिया तो शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जिया साइनिंग, गलत मत समझो। पिछले 3 सालों में मैंने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। तुमने फैंग फैमिली को बचाया था, तुमने मुझे बचाया। इतना बड़ा एहसान मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि तुम ज्यादा सोचने लगोगी। मैंने जल्दी से कहा। मेरी आंखों में गिल्ट की एक झलक गुजरी, लेकिन शिया साइनिंग ने मेरे एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि मेरी बातें सुनकर उसे थोड़ा सुकून जरूर मिला। तो उस वेन नून नाम की लड़की का क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। जिस साल हमने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया था, वो अचानक दुनिया से गायब हो गई, बिना कुछ छोड़े। उसके और मेरे बीच बची हुई इकलौती याद बस ये साथ वाली फोटो है। तो क्या तुम ये फोटो वापस चाहते हो? सीआईए साइनिंग की ये बात सुनते ही मैंने अनजाने में सिर उठा लिया। मेरी आंखें चमक उठीं। क्या तुम सच में इसे मुझे वापस देने को तैयार हो? असल में सिया साइनिंग उसे लौटाना चाहती थी, लेकिन उसने बस यूं ही कह दिया था। मगर मेरी इतनी बेचैनी देखकर सियांग का अचानक उसे लौटाने का मन नहीं रहा। तब तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, आप जो भी कंडीशन रखेंगी मैं मान लूंगा। ये सुनते ही सिया साइनिंग के दिल में जैसे कोई कांटा चुभ गया। कोई भी कंडीशन मंजूर है? क्या एक साथ वाली फोटो तुम्हारे लिए सच में इतनी इंपॉर्टेंट है? फेंग युआन, तुम्हें इसका कोई रिग्रेट नहीं है? ये कहने के बाद उसने बिना मेरे दोबारा बोलने का इंतजार किए एक रैंडम टर्न पर कार रोक दी और मुझे उतार दिया। सिंह ने विंडो से सीधे वो फोटो मेरी तरफ फेंक दी। मैंने उस फोटो को किसी खजाने की तरह पकड़ लिया। मेरी आंखों की खुशी और एक्साइटमेंट छिप ही नहीं रही थी। थैंक यू सो मच सियांग, सियांग ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में बेहद डिस्गस्ट साफ दिखाई दे रहा था।
फेंग युआन, अभी मुझे थैंक मत करो। मेरी सीआईए साइनिंग की फेवर इतनी आसानी से कोई चुका नहीं सकता। इतना कहकर उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार मेरी नजरों से गायब हो गई। सीआईए साइनिंग ने फोन निकाला और एक कॉल की। सिटीज नंबर 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की जांच करो। देखो वहां वेन नुआन नाम की कोई स्टूडेंट थी या नहीं, मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। लुचियन ने देखा कि ऑफिस लौटते वक्त सिया साइनिंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। साइनिंग, मेरी प्यारी यंग मिस को किसने नाराज कर दिया? अब जिस घर को मैंने रेंट पर लिया था वहां एक पियानो रूम भी था। उसके अंदर एक सफेद पियानो रखा हुआ था। वो पियानो ओनर का था, इसलिए लैंडलॉर्ड ने खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि टेनेंट कोई ऐसा पियानिस्ट होना चाहिए जो पियानो बजाना जानता हो और ओनर के लौटने तक उसका मेंटेनेंस करता रहे। इसी वजह से रेंट भी काफी कम था। मुझे किस्मत से ये सस्ता बार्गेन मिल गया था। मैंने एक नया फोटो फ्रेम खरीदा और उस फोटो को पियानो के म्यूजिक स्टैंड पर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह पर रख दिया, वही जगह जहां सबसे ज्यादा धूप आती थी। वेन नुआन, हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। मैंने अब फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया है। इतने सालों तक मैंने इसे छोड़ दिया था, लेकिन मुझे यकीन है अगर तुम अब भी इस दुनिया में कहीं जिंदा हो तो जब तक मैं बजाता रहूंगा एक दिन हम जरूर फिर मिलेंगे। मेरी उंगलियां फोटो को सहला रही थीं और पुरानी यादें मन में लौट रही थीं। वो सब बस मिठास से भरी थीं। तभी अचानक फोन बज उठा। मैंने कॉलर नेम देखा और मेरी सांस अटक गई। फिर मैंने आंसर बटन दबाया। प्रोफेसर सू। फोन की दूसरी तरफ से एक मधुर महिला आवाज आई। फेंग युआन, तुम्हारी अभी मुझसे कांटेक्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? आई एम सॉरी प्रोफेसर सू, आपको इतने लंबे समय तक चिंता में रखने के लिए। मुझे तुम्हारे रीजंस नहीं सुनने, साफ साफ सुन लो, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। सू की आवाज थोड़ी ठंडी थी। वो यूनिवर्सिटी में मेरी म्यूजिक प्रोफेसर थीं। शुरू मेरी टैलेंट को किसी और से ज्यादा अच्छी तरह समझती थीं। मैं एक पियानो जीनियस था, ऐसा प्रतिभाशाली इंसान जो कई दशकों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। प्रोफेसर सू ने सारे विरोध के खिलाफ जाकर मुझ सेंट पॉल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में डायरेक्ट एडमिशन का इकलौता स्पॉट दिलाया था। उन्हें लगता था कि अगर मुझे थोड़ा और ग्रो करने का मौका मिले तो मैं जरूर ऐसा पियानोइस्ट बनूंगा जिसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इसी वजह से उस समय सुरु खुद मेरे घर आई थी और मुझे मनाने की पूरी कोशिश की थी। सुरु तो यहां तक तैयार थी कि वो मेरी विदेश की पढ़ाई स्पॉन्सर करेंगी, लेकिन आखिर में मैंने सब छोड़ दिया। वो इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने मेरे सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स ब्लॉक कर दिए। 3 साल बाद सुरु को अचानक एक अजनबी टेक्स्ट मैसेज मिला। प्रोफेसर सू, क्या मैं अभी पियानो बजा सकता हूं? क्या अभी कोई चांस है? शुरू को इंस्टिंक्टिवली महसूस हो गया कि यह मैसेज मेरा ही है। उस साल मेरा सब कुछ छोड़ देना उनके लिए बेट्रेयल जैसा था, जैसे बिना खून वाला एक चाकू उनके दिल में गहराई तक घुस गया हो। मैंने कड़वी मुस्कान दी। मुझे पता है, कल सुबह 10 बजे मेरी फ्लाइट कैपिटल पहुंचेगी, तुम आकर मुझे पिक करना। शुरू की यह बात सुनकर मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह तुम्हारा आखिरी चांस है। मैं बस किसी जीनियस को तुम्हारी तरह यूं बर्बाद होते नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारी टैलेंट की कदर करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं होश में आया और खुशी से जवाब दिया, मुझे पता है। थैंक यू प्रोफेसर सू। अगले दिन मैं तय समय पर एयरपोर्ट के वीआईपी गेट पर फ्लाइट रिसीव करने पहुंच गया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह सुरु का वीचैट मैसेज था। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जा रही हूं, 10 मिनट वेट करना। लेकिन तभी एक जानी पहचानी फिगर मेरी तरफ आती दिखाई दी। वो सियांग और ल्यूएन थे। ल्यू कियन ने मुझे देखकर हैरानी से कहा, फोंग युआन, तुम यहां क्यों हो? क्या न सियांग, क्या कोइंसिडेंस है? मैं किसी को पिक करने आया हूं। सियांग ने मुझे अर्थपूर्ण नजरों से देखा। फेंग युआन, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? जैसे ही उसने ये कहा, लियू चियान और मैं दोनों स्तब्ध रह गए। मैंने तुरंत इनकार किया, नहीं सिया साइनिंग, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आप आज एयरपोर्ट आने वाली हैं। लियू कियन तुरंत मेरी तरफ से बोल पड़ी, एग्जैक्टली साइनिंग, तुम फेंग युआन के कैरेक्टर को नहीं जानती क्या? ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन लियू कान अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही एक फिगर अचानक आगे बढ़ी और उसने सिया साइनिंग को कसकर गले लगा लिया। साइनिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आखिरकार मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आया। लुआन को देखकर सिया साइनिंग एक पल के लिए सच में खुश हो गई। लुआन, ऐसा मत करो, बहुत लोग देख रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी समझ वापस आ गई। सिया साइनिंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए खुद को लुआन की बाहों से छुड़ा लिया। आखिर उसने अभी अभी अपनी साइट वापस पाई थी और फिर से सिया ग्रुप संभाला था। अनगिनत निगाहें सियाई इस साइनिंग पर टिकी हुई थीं। और सबसे अहम बात, मैं अभी भी वहीं खड़ा था। लुआन की आंखों में एक अंधेरी चमक उभरी। सीआईए साइनिंग ने खुद उसे अलग कर दिया था। अगर पहले की बात होती तो ऐसा कभी नहीं होता। सिर घुमाकर लुआन ने आखिरकार मुझे नोटिस किया और नकली हैरानी से बोला, तुम यहां क्यों हो? कहीं तुम साइनिंग का पीछा करते हुए तो यहां नहीं आए? जिया साइनिंग किसी को फ्लाइट से लेने आई है। अगर तुम मर्द हो तो उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो?
तुम जरूर चुपके से जया साइनिंग का पीछा करते हुए आए हो ताकि मेरा और शिया साइनिंग का रियूनियन खराब कर सको। कितना ग्रीन टी मैन हो तुम। सिया साइनिंग ने भी मुझ पर शक भरी नजर डाली। सिर्फ लियू चियान ही गुस्से में मेरी तरफ से पलटकर बोली, लू यान, जुबान संभाल कर बात करो। ये यहाँ किसी को पिक करने आए हैं? कौन साइनिंग का पीछा कर रहा है? मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से एक साफ और ठंडी आवाज सुनाई दी। शुरू ऊंची हील्स पहने हुए हमारी तरफ आती दिखाई दी। फेंग्युआन, सॉरी तुम्हें वेट करवाया। ये सुनते ही मैं तुरंत आगे बढ़ गया, जैसे मुझे कोई सहारा मिल गया हो। प्रोफेसर सू, मैं आपका लगेज उठा देता हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद उठा सकती हूं। मुझे पता था कि सुरु अब भी मुझसे नाराज थी। प्रोफेसर सू, मैंने वापस आने का फैसला कर लिया है। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। सुरु ने मेरी तरफ एक नजर डाली। अगर इस बार फिर भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। सुरु की धमकी का सामना करते हुए मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। सुरु ने धीरे से नाक से आवाज निकाली और अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। 3 साल हो गए, क्या तुमने पियानो को छुआ भी है? मैंने बेबसी से जवाब दिया। बहुत कम। सू राउस की आंखों में निराशा की एक झलक उभरी। अभी मेरे घर चलो और मेरे लिए एक पीस बजाओ। 3 साल तक ठीक से प्रैक्टिस ना करने के बाद मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा हाल फेंग जोंग योंग जैसा नहीं हुआ होगा। तुम्हारी टैलेंट को इस तरह बर्बाद होते देख मेरा मन करता है कि तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूं। सुरु का मुझसे इतने करीब और अपनापन भरे अंदाज में बात करना, जैसे वहां कोई और मौजूद ही ना हो, यह देखकर लुकियान को बेहद असहज महसूस हुआ। उसके दिल में बिना वजह एक सेंस ऑफ क्राइसिस पैदा हो गया। फोंग्युआन, ये कौन है? मैंने उनका परिचय करवाया। ये हग्जिया कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक की प्रोफेसर सुरु हैं और कंजर्वेटरी में मेरी मेंटर भी रही हैं। अब मैं फिर से पियानो वर्ल्ड में लौटने वाला हूं और प्रोफेसर सू के अंडर आगे स्टडी करना चाहता हूं। लुसियन के दिल में खटास और बढ़ गई। सियांग ने हैरानी से पूछा, तुम पियानो बजाना जानते हो? मैंने तुम्हें कभी बजाते हुए क्यों नहीं सुना? शिया साइनिंग को अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने मुझे कभी सच में समझा ही नहीं। मैं सिर्फ कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दे सका। पिछले 3 सालों में मैं बहुत बिजी था। मैं खुद को ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं करना चाहता था। सीआईए साइनिंग का चेहरा तुरंत गर्म हो गया। शुरुआत में उसे लगा था कि मैं उसका पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक आया हूं, लेकिन असल में मैं सचमुच किसी को पिक करने आया था। आई एम सॉरी फेंग्युआन, मैंने अभी तुम्हें गलत समझ लिया। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरे बगल में खड़ी सू ने सिया साइनिंग को पहचान लिया। उसकी आवाज में हल्की अम्यूजमेंट थी। आप सिया साइनिंग हैं, सही? आपकी आंखें ठीक हो गईं? उसी समय उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हुई। और आप सू फैमिली की सू हैं? सिया साइनिंग ने भी सू को पहचान लिया। सू की सू फैमिली बेहद पावरफुल थी, सिया ग्रुप से बस कुछ ही कदम पीछे। सिया साइनिंग के ब्लाइंड होने से पहले वो पार्टीज में सू से कई बार मिल चुकी थी। साइनिंग, चलें, यहां और रुकते नहीं हैं। पूरी तरह इग्नोर किए जाने पर लुआन बेहद इरिटेटेड हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सबका अटेंशन सिर्फ मुझ पर टिका हुआ हो। इस बार सुरु और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हुई। अब जब सिया साइनिंग की आंखें वापस ठीक हो चुकी थीं, वो फिर से लुयान के साथ थी। ये उलझा हुआ रिश्ता किसी का भी सिर सुन्न कर देने के लिए काफी था। मैं यहां और थर्ड व्हील बनकर नहीं रहना चाहता था। प्रोफेसर सू, चलें हम भी। आखिर ये जिया साइनिंग का पर्सनल मैटर था। शुरू को लगा कि ज्यादा पूछना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मेरे साथ वहां से चली गई। लुयान ने नोटिस किया कि जिया साइनिंग की नजरें एक बार फिर मुझ पर टिक गई थीं। उसने आंखें सिकोड़ लीं और उसके आसपास एक खतरनाक ऑरा फैल गया। सैनिंग, मुझे फेंग्युआन बहुत अजीब लगता है। क्या इस आदमी को किसी तरह का स्पेशल हॉबी है, जैसे थर्ड व्हील बनकर झांकते रहना? वो बस यहीं मंडराता रहा और जाने का नाम नहीं लिया। आखिर वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट ही तो है, फिर भी यहां इतना एरोगेंट बन रहा है। लुयान ने जानबूझकर बहुत ऊंची आवाज में कहा, जैसे वो चाहता हो कि मैं ये सब साफ साफ सुनूं। सूरु ने यह सुनकर हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। उसने स्वाभाविक रूप से सब सुन लिया था और क्यूरियोसिटी से मेरी साइड प्रोफाइल की तरफ देखा। प्रोफेसर सू, यहां से निकलने के बाद बात करेंगे। लियू कियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लुयान, तुम हद पार कर रहे हो। अभी तुमने फेंग युआन को गलत समझा और उससे माफी तक नहीं मांगी। अब तुम किसी पर यूं बदनाम करने वाले आरोप भी लगा रहे हो। लुआन ने लियू कान की तरफ बेहद असंतुष्ट नजरों से देखा। कियन कान, तुम आखिर किसकी साइड हो? मैं जस्टिस की साइड हूं। लू कान ने बिना हिचक सीधे जवाब दिया। बस करो कान। लुआन का वो मतलब नहीं था। सिया साइनिंग ने देखा कि आसपास मौजूद लोगों की नजरें लगातार उनकी तरफ उठ रही थीं। वो इतना अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। क्या मतलब उसका वो मतलब नहीं था? साइनिंग, ये मत भूलो कि तुम्हारी आंखें किसने ठीक की और तुम्हारे सबसे दर्दनाक और मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहा। पिछले 3 सालों तक बिना एक शिकायत किए तुम्हारे साथ कौन रहा? वो फेंग युआन था, लुयान नहीं। सिया साइनिंग का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। वो सब जानती थी। अभी अभी लुयान की बातें सुनकर उसे सच में लगा जैसे उसके बारे में उसकी बनाई हुई इमेज टूट गई हो। 3 साल अलग रहने के बाद क्या लुयान सच में बदल गया था?
सिया साइनिंग का एक्सप्रेशन खराब देखकर लुआन जल्दी से नरम आवाज में उसे मनाने लगा। साइनिंग, गुस्सा मत हो। अभी मैं बस जेलस हो गया था। आखिर पिछले 3 सालों तक तुम्हारे साथ फोंग युआन था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए मुझे बुरा लगा और मैंने गुस्से में कुछ बातें कह दी। मुझे पता है कि वो फेंग युआन ही था जिसने तुम्हारे साथ ये 3 दर्द भरे साल बिताए। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। असल में सिया साइनिंग को लेकर लुआन के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था। इस बार वो किसी भी हालत में गलती नहीं कर सकता था। लुआन को उस कमबैक की फेक एक्टिंग सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जाते जाते उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, उम्मीद है तुम लुआन्स की अभी की बार्किंग को माइंड नहीं करोगे। लुआन इतना गुस्से में आ गया कि उसका चेहरा लाल पड़ गया। साइनिंग, केन को देखो, तुमने उसे अपनी बॉस के सामने बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इंसल्ट करने की? सिया साइनिंग ने धीरे से आह भरी। चलो वापस जाकर बात करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है साइनिंग, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा। मुझे पता है कि पहले मैं तुम्हारा कर्जदार था, अब मैं तुम्हें उसका कई गुना वापस दूंगा। लुयान की मीठी बातों और बार बार दिए गए भरोसों के बीच शांग और लुयान हाथों में हाथ डालकर वहां से चले गए। टैक्सी में सुरु ने मेरी तरफ देखा। घर चलो और मेरे लिए कुछ बजाओ। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। आखिर तुम्हारा और शिया साइनिंग का रिश्ता क्या है? मैंने सुरु की तरफ देखा। मेरी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। फिर मैंने उसे सारी बात साफ साफ बता दी। सब सुनने के बाद सुरु हैरानी से कुछ पल तक चुप रह गई। उसे यह तो पता था कि सिया साइनिंग शादीशुदा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इंसान मैं हूं। जियुन माउंटेन प्राइवेट विला, जिंगदू। जब कार मुझे यहां लेकर पहुंची तो मैं थोड़ा खोसा गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां सियांग और मैं 3 साल तक साथ रहे थे। प्रोफेसर सु, क्या आप पहले हॉकिया म्यूजिक एकेडमी के टीचर्स डॉर्मेट्री में नहीं रहती थी? तुमसे झगड़ा होने के बाद मैं वहां से निकल गई थी। मैं 3 साल के लिए एडवांस्ड स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई थी। जब तुमने मुझे ढूंढा तब मैं बस वापस देश लौटने वाली थी। मैंने सुना है जिया साइनिंग यहीं रहती है। क्या तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले नहीं हो? फिर भी तुम उससे इतने डरे हुए क्यों हो? मैं शुरू की आवाज में छिपी जेलसी को समझ नहीं पाया। मैंने समझाया, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सरप्राइज हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस होगा। आप देख ही रही हैं, साइनिंग और मेरा अभी डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है। मैं पहले ही घर छोड़ चुका हूं, तो अब अगर रास्ते में टकरा भी जाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले से साफ सुन लो, 3 साल पहले तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी थी। इस बार तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास लौट कर आए हो। अगर तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट नहीं बची जो 3 साल पहले थी। शुरू ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और हाथ से गला काटने का इशारा किया। उसकी ये हरकत मुझे बिल्कुल डरा नहीं पाई, उल्टा मैंने गंभीर आवाज में कहा, प्रोफेसर सु, इस बार मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जब उसने देखा कि मैं पीछे नहीं हट रहा, तभी उसने अपनी नजरें हटा लीं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर पियानो के सामने बैठ गया। मेरी लंबी और गोरी उंगलियां धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट कीज को छूने लगीं। एक प्राकृतिक फ्लो के साथ शानदार संगीत कमरे में फैलने लगा। यह बीथोवेन की मूनलाइट सोनाटा थी। हर एक नोट ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी में चमकती झील की सतह पर चांदी की रोशनी बिखर रही हो। वो धीरे धीरे समय की लंबी नदी में फैलती चांदनी की तरह बह रही थी। शुरू ने आंखें बंद कर लीं और मेरा पियानो सुनने लगी। उसके विचार कहीं दूर बह गए। उसी समय एक मेबैक अभी अभी विला गेट के पास से गुजरी थी। सीएनआई पीछे वाली सीट पर बैठी थी। अचानक उसने कहा, रुको। ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी। प्रेसिडेंट शिया, क्या हुआ? शिश। शिया साइनिंग ने चुप रहने का इशारा किया। वो सामने वाली विला से आती हुई मधुर पियानो की धुन सुन पा रही थी। उस संगीत ने जैसे चमत्कारिक तरीके से सीआईए साइनिंग के बेचैन दिल को शांत कर दिया। आज दोपहर जब वो लुआन के साथ लंच कर रही थी, तब लुआन ने उनके पुराने दिनों की बहुत सारी बातें याद दिलाई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। वे अभी वही यूनिवर्सिटी कैंपस वाला कपल थे। सबकी नजरों में परफेक्ट गोल्डन कपल। फैमिली बैकग्राउंड, लुक्स और एबिलिटी, हर चीज में एक दूसरे के लिए बने हुए। शिया साइनिंग सच में बहुत खुश थी। उसका 3 सालों से इंतजार किया हुआ फर्स्ट लव, उसका व्हाइट मूनलाइट सच में वापस लौट आया था। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद लुआन बदल चुका था। अब वो सीआईए साइनिंग की यादों वाला 3 साल पहले का जेंटल और डीप लवर नहीं रहा। हालांकि समय बीतता है, थोड़ा बदलना सामान्य बात है। सबसे जरूरी यह था कि वो अब भी वही इंसान है। लेकिन जब वे अलग हो रहे थे, तब लू यान ने दोबारा सिया साइनिंग को किस करने की कोशिश की और जरूरत से ज्यादा इंटीमेट होने लगा। सिया साइनिंग ने उसे रुकने को कहा, लेकिन लू यान ने काफी इंपेशेंस दिखाया। उसने कहा कि वे जल्द ही फिर लवर्स बनने वाले हैं, तो फिर हग या किस में इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन सीआईए साइनिंग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी।
3 साल गुजर चुके थे। सिया साइनिंग के सबसे दर्दनाक समय में लुयान कभी उसके पास नहीं आया। ये सच्चाई आखिरकार उसके दिल में ऐसा निशान छोड़ गई थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, और लुआन ये बात अच्छी तरह जानता था। फिर भी अब वो बेहद नाराज और असंतुष्ट व्यवहार कर रहा था। इसलिए जब लुयान ने सिया साइनिंग को घर छोड़ने की बात कही तो उसकी पहली प्रतिक्रिया साफ इनकार थी। हालांकि सिया साइनिंग ने देखा कि लुआन का एक्सप्रेशन बदसूरत होता जा रहा है, लेकिन वो नरम नहीं पड़ी। वो समय खत्म हो चुका था जब लुआन फोन पर रोते हुए अपनी गलती मानकर उससे वापस साथ आने की भीख मांगता था। अगर शिया साइनिंग को लू यान के साथ वापस जाना था तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता। फ्रेंड्स और फैमिली की गलतफहमियां, लोगों की आलोचना, ये सब बातें शिया साइनिंग को और परेशान कर रही थीं। लेकिन ये सब करने की एक शर्त थी, लू यान को उसके लायक होना पड़ेगा। अगर पहले वाला लू यान होता तो वो निश्चित रूप से बेहद जेंटलमैनली होता। वो शिया साइनिंग की बाउंड्रीज और फीलिंग्स का सम्मान करता। लेकिन अभी वाला आदमी तो सिर्फ सिया साइनिंग का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा था। क्या वो सच में आज से अब भी उसकी यादों वाला परफेक्ट फाइट मूनलाइट था? मुझे याद है, ये विला कई सालों से खाली पड़ा था। अचानक सी एनिंग ने यह बात कही। जून माउंटेन प्राइवेट विलाज में रहने वाले लोग जिंगडू के सबसे टॉप टियर वेल्थी फैमिलीज में आते थे। सबका एक दूसरे से कभी ना कभी सामना हो ही जाता था। कम से कम थोड़ा बहुत कांटेक्ट तो सभी का था। अगर यहां कोई रहता तो ऐसा होना नामुमकिन था कि सिया सेन को उसकी कोई याद ना हो। तीसरे साल में जब सिया साइनिंग ब्लाइंड थी, मैंने ही धीरे धीरे उसका दिल खोला था। धीरे धीरे सिया साइनिंग के अंदर फिर से उम्मीद पैदा होने लगी। वो प्राइवेट विला एरिया में टहलने के लिए बाहर निकलने लगी। अब उसे लोगों से कांटेक्ट करने का डर नहीं लगता था। मैं रास्ते भर उसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें सुनाया करता था। वो बातें साफ तौर पर बहुत साधारण और बोरिंग थीं, लेकिन पता नहीं कैसे मैं हमेशा सिया साइनिंग को हंसा देता था। उसके दिल में एक ऐसी ईज पैदा होती थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने कभी सिया साइनिंग का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं की। मैं बस उसके करीब मगर सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए उसे सहारा देता था। मेरी गहरी मैग्नेटिक आवाज, हवा की छुअन, धूप की गर्माहट, इन सबको महसूस करते करते धीरे धीरे साइन का दिल अब उतना निराश और दर्द से भरा नहीं रहा था। फेंग्युआन, अब वो कैसा होगा? वो सुरु के साथ कहां गया? घर से निकाले जाने के बाद वो कहां रह रहा होगा? पता नहीं क्यों शाया साइनिंग बार बार एयरपोर्ट पर देखे गए मेरे और सुरु के उस दृश्य को याद कर रही थी। दोनों साथ में बेहद मैच्ड लग रहे थे। सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट शिया, मैं कल यहां से गुजरा था, तब भी यहां कोई नहीं था। लगता है ऑनर आज ही वापस आया है। यहां कौन रहता है? सिया सेनी ने क्यूरियोसिटी से पूछा। जो इंसान इतनी फ्लूइड पियानो परफॉर्मेंस दे सकता हो, बीथोवेन मूनलाइट सोनाटा जैसी थॉट प्रोवोकिंग पीस को इतनी खूबसूरती से बजा सकता हो, वो जरूर कोई बहुत फेमस पियानिस्ट होगा। प्रेसिडेंट शिया, मुझे भी नहीं पता, मैं मैनेजमेंट ऑफिस से पूछता हूं। CIA साइनिंग अचानक उस विला ऑनर की आइडेंटिटी जानना चाहती थी। उसके पियानो में एक अजीब मैजिकल चार्म था। वो सिया साइनिंग के दिल की एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस को शांत कर सकता था। उसकी धुन आसानी से उसके दिल के अंदर उतर रही थी। सिया साइनिंग उससे मिलना चाहती थी। तुमने कहा था इस विला की ऑनर शुरू है? जी प्रेसिडेंट शिया, लेकिन कृपया किसी को मत बताइएगा। टॉप प्राइवेट विला मैनेजमेंट होने के कारण रेजिडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि पूछने वाली महान चाओ प्रिंसेस शिया सिनिंग थी, मैनेजर ने थोड़ी इंफॉर्मेशन बताने की हिम्मत की। शिया सिनिंग ने कॉन्फ्लैक्टेड दिल के साथ फोन काट दिया। सही बात थी। सू ग्रुप की यंग लेडी थी। उसकी फैमिली के लिए जेयून माउंटेन पर प्राइवेट विला खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसी समय सुरु हुक्सिया म्यूजिक एकेडमी की सबसे यंग प्रोफेसर भी थी और हक्सिया पियानो वर्ल्ड की जीनियस गर्ल के नाम से जानी जाती थी। सच में सुरु ही है। लू यान बदल चुका था। शिया सिंगिंग के दिल में बिना वजह बेचैनी और उदासी भर गई। क्या अभी वो सुरु की विला में है? क्या सुरु उसके लिए पियानो बजा रही है? सिया साइनिंग के दिमाग में अनजाने में मेरी और सुरु की करीबियों वाले दृश्य उभरने लगे, हर तरह की इंटीमेट तस्वीरें। अचानक उसके दिल में तेज खट्टापन भर गया। एक पीस खत्म हुआ। सुरु अब भी आंखें बंद किए बैठी थी, जैसे वो अब भी मेरे बजाए हुए बीथोवेन मूनलाइट सोनाटा के आफ्टर टेस्ट को महसूस कर रही हो। 5 मिनट बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। पिछले 3 सालों में तुमने पियानो को ज्यादा छुआ नहीं है ना? तुम्हारी स्किल्स रस्टी हो गई हैं, सही? तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना? उसने लगातार 3 शार्प सवाल दाग दिए। मैंने ऑकवर्ड होकर गर्दन के पीछे हाथ खुजलाया। हालांकि मैंने कल रात लैंडलॉर्ड के सफेद पियानो पर पूरी रात इंटेंसली प्रैक्टिस की थी, लेकिन आखिर इतने लंबे समय तक पियानो से दूर रहा था। मेरे हाथ अब भी थोड़े स्टिफ थे। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी स्पिरिट अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे प्लेइंग में एक ऑब्जेशन है। ये ऑब्जेशन लिसनर्स को तुम्हारी म्यूजिक में खींच लेता है, उन्हें तुम्हारे म्यूजिक के साथ मर्ज होने पर मजबूर कर देता है। टेक्निक प्रैक्टिस से वापस लाई जा सकती है। तुम शुरू से ही जीनियस थे।
लेकिन अगर स्पिरिट और ऑब्सेशन खो जाएं तो वो कभी वापस नहीं मिलते। मेरे वापस आने का सफर बेकार नहीं गया। मैं बेहद खुश हो गया। सुरु के इन शब्दों का मतलब साफ था। मैं उसका टेस्ट पास कर चुका था। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। थैंक यू प्रोफेसर सू, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। पहले से साफ सुन लो। 3 साल पहले तुमने जो बेवकूफी की थी, अपना करियर छोड़कर CIA सीनिंग से शादी करना, उसके लिए मैंने अब भी तुम्हें माफ नहीं किया है। मैं सिर्फ हॉकिया के लिए ग्लोरी वापस लाना चाहती हूं, और मैं तुम्हारे जैसे टैलेंट को बर्बाद होते नहीं देख सकती। लेकिन खांसी, खांसी। सुरु आधी बात बोलते बोलते अचानक जोर से खांसने लगी। ये नहीं चलेगा, मुझे एक फोन कॉल करनी पड़ेगी। यहां बहुत डस्ट है। उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन काम ढंग से नहीं किया। सुरु ने फोन निकाल लिया। कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि जिस क्लीनिंग कंपनी को उसने हायर किया था वो आधा साल पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी। उस समय शुरू अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी। हाई एंड प्राइवेट विला होने की वजह से मैनेजमेंट बिना ऑनर की परमिशन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए कोई उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। ये सच में बेहद रिडिकुलस सिचुएशन थी। मिस सू, आप निश्चिंत रहें, हम तुरंत किसी को क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। जल्दी भेजो। शुरू ने फोन काट दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। फेंगयुआन, मैनेजमेंट वाले क्लीनिंग के लिए लोग भेज रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तुम अभी कहां रह रहे हो? मैं शिनंग डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूं। वहां पियानो है? मैंने सिर हिलाया। हां। तो चलो वहीं चलते हैं। तुम मेरे लिए थोड़ा और बजाओगे? CS साइनिंग्स। मेबैक अब भी विला गेट के बाहर खड़ी थी। वो अभी तक गई नहीं थी। ड्राइवर की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, ना ही कुछ पूछने की। सिया साइनिंग अपने विचारों में खोई हुई थी। उसे तो ये तक एहसास नहीं हुआ कि पियानो कब बंद हो चुका था। तभी विला का दरवाजा खुला और शुरू और मैं अंदर से बाहर निकले। ड्राइवर ने सबसे पहले हमें देखा। वो हैरानी से बोल पड़ा, प्रेसिडेंट शिया, क्या वो मिस्टर फेंग नहीं है? फेंगयुआन। सिया साइनिंग ने इंस्टिंक्टिवली कार विंडो से बाहर देखा। उसने मुझे और सुरु को साथ चलते हुए देखा, जैसे हम किसी बात पर कैजुअली बात कर रहे हों। मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी, वैसी मुस्कान शाया साइनिंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कान दिल की गहराई से निकली हुई लग रही थी। तो जब वो सच में खुश होता है तब ऐसा दिखता है? क्या वो ऐसे मुस्कुराता है जब वो मेरे साथ था? क्या उसने कभी ऐसे मुस्कुराया था? सब लोग कहते थे कि वो जिया साइनिंग से प्यार करता है, इतना प्यार कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। पहले सिया साइनिंग भी यही मानती थी, लेकिन वेन नुआन वाली फोटो देखने के बाद उसका यह विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था मेरी आंखों में वो शिया साइनिंग थी या फिर वेन नुआन। जितना ज्यादा वो सोचती उतना ही उसका दिल उलझता जा रहा था। फेंगयुआन, तुम ड्राइव करो। सुरु ने मुझे कार कीज थमा दी। उसी समय उसकी नजर विला गेट पर खड़ी मेबैक पर पड़ी, जो रास्ता रोके खड़ी थी। प्राइवेट विला का अपना गैराज था, लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। शुरू को आगे बढ़कर बात करनी पड़ी। वो जाकर कार विंडो पर नॉक करने लगी। हेलो, हमें अभी बाहर निकलना है, क्या आप थोड़ा साइड कर सकते हैं? मैंने आवाज की तरफ देखा। उस फेमिलियर मेबैक को देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। कार विंडो धीरे धीरे नीचे आई। CIA साइनिंग का चेहरा सामने आ गया। CIA साइनिंग ने वो पहले बात की। क्या कोइंसिडेंस है शुरू? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह विला तुम्हारी होगी। मैं बस यहां से गुजर रही थी, फिर मैंने इस कई सालों से खाली पड़ी विला से पियानो म्यूजिक सुना। इतना खूबसूरत था कि मैं अनजाने में यहीं रुक गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी टेक्निक अब पहले से भी बेहतर हो गई है। आप गलत समझ रही हैं सिया साइनिंग। अभी पियानो मैंने नहीं बजाया था, वो फेंगयुआन था। ये सुनते ही शियन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। फेंगयुआन ने बजाया? वो इतना अच्छा पियानो बजा सकता है? कुछ पल के लिए शियन के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। उसे सच में मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझसे शादी करना भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि सी फैमिली मुश्किल में थी। उन्हें शिया ग्रुप की रेपुटेशन बचानी थी, इसलिए उन्होंने सबसे आसानी से कंट्रोल होने वाला टूल चुन लिया था। फेंग फैमिली को पैसों की जरूरत थी और मेरी अपीयरेंस भी खराब नहीं थी। मैं शिया फैमिली के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार था, ताकि वो इस शेम को मिटा सकें। शुरुआत में इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लेकर शियानी के पास भी मना करने का अधिकार नहीं था। आखिर स्कैंडल की वजह भी शिया साइनिंग ही थी। उस समय शियाइन अंधी हो चुकी थी। कोई मशीन उसके शरीर में कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि टॉप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स भी हेल्पलेस थे। एक चेल प्रिंसेस, हेवनस की प्राइड, वो रातों रात डिसेबल्ड बन गई थी। उसका डीपली लव्ड फाइट मूनलाइट भी उसे छोड़कर चला गया था। वो पूरी तरह अंधेरे में गिर चुकी थी। शिया साइनिंग खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी, फिर उसे दूसरों की परवाह करने की फुर्सत कहां से होती। सबसे अहम बात यह थी, मैंने कभी शिया साइनिंग को नहीं बताया कि मुझे पियानो बजाना आता है। मैं सू के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने सिया साइनिंग की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम यहां वापस क्यों आई हो? यह सुनते ही शिया साइनिंग अचानक अपना कंट्रोल खो बैठी। वो मुझ पर चिल्लाई, ये मेरा घर है,
मैं यहां वापस क्यों नहीं आ सकती? उसे इतना इमोशनल देखकर हम दोनों चौंक गए। मुझे होश आया तो मैंने जल्दी से समझाया, शिया साइनिंग, गलत मत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये सोच रहा था कि मिस्टर लॉ वापस आ चुके हैं तो तुम उनके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रही? लॉजिक के हिसाब से जिस व्हाइट मूनलाइट को शिया साइनिंग इतने सालों से चाहती थी वो अब वापस आ चुका था। अब तक तो दोनों हर समय साथ होने चाहिए थे। फिर वो यहां विला में वापस क्यों आई थी? और सबसे अजीब बात, लू यान उसके साथ नहीं था। फोंगयुआन, क्या तुम्हें इतना पसंद है कि तुम्हें चीट किया जाए? मत भूलो, अभी तुम्हारी आइडेंटिटी मेरे हस्बैंड की है। मैं किसी दूसरे आदमी के साथ रहूं और तुम इतने ईगर हो उसके लिए? चेनिंग खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या बोल रही है। उसे बस अपने दिल में एक अनकंट्रोलेबल गुस्सा उठता महसूस हो रहा था। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मेरे अंदर भी थोड़ा गुस्सा उठ गया। डिवोर्स लेकर लुयन के साथ रहने की बात सबसे पहले सिया साइनिंग नहीं की थी। हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। शुरू से ही सिया साइनिंग ने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं कोई फैंटेसीज ना पालूं। उसके दिल में हमेशा सिर्फ लुयान था और मैं सिर्फ एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मैंने सीआईए साइनिंग को सब्स्टिट्यूट की तरह देखा और हमेशा उसके लिए गिल्टी महसूस किया। मैंने हर हार्डशिप सहा, पूरी मेहनत की, लेकिन उसमें प्यार जैसा कुछ नहीं था। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधी शादी थी। अब अचानक चीटिंग वाली बात करना मेरे लिए साफ इंसल्ट था। यह थोड़ा ज्यादा अनरीजनेबल लग रहा था। शुरू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। श्यानिंग, मैंने सुना है कि तुम और फेंग युआन डिवोर्स फाइल कर चुके हो। फेंगवान तो तुम्हारे घर से मूव आउट भी कर चुका है। आज ही लुआन तुम्हारे लिए अब्रॉड से वापस आया है और तुम ऐसी बातें कह रही हो। अगर लुआन ने सुन लिया तो क्या वो हार्ट ब्रेकर नहीं होगा? यह पहली बार था जब उसने शिया साइनिंग को इतना इमोशनली अनकंट्रोलेबल देखा था, और वो भी उसके व्हाइट मूनलाइट का नाम लेते हुए। शिया साइनिंग थोड़ा शांत हुई। फेंग युआन, मेरे साथ वापस चलो। मैंने सिर हिला दिया। मुझे अभी प्रोफेसर सू के साथ पियानो प्रैक्टिस करने जाना है। अगर कोई बात करनी है तो रात में कर लेंगे। शिया साइनिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब मैंने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी थी। उसी समय उसके दिल में एक अजीब सी कसक और खट्टापन भर गया। शिया साइनिंग नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग उसका चेहरा देखें। उसने कार विंडो बंद कर दी। चलो। जी प्रेसिडेंट शिया। ड्राइवर ने जल्दी से मेबैक आगे बढ़ा दी। उसके बाद मैं सुर्रा की पोर्श केन लेकर वहां से निकल गया। पैसेंजर सीट पर बैठी सुरु मेरी साइड प्रोफाइल को देख रही थी। फोंगयुआन, क्या तुम सच में किया साइनिंग से डिवोर्स लेने वाले हो? उसका व्हाइट मूनलाइट वापस आ चुका है। मैं विला से मूव आउट भी कर चुका हूं। अब इसमें फेक क्या हो सकता है? तो फिर अभी उसने इतना स्ट्रांग रिएक्शन क्यों नहीं दिया? सुर्रा की समझ के हिसाब से मैं सिर्फ एक टूल था जिसे एक्शिया फैमिली ने शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के साथ मैं पूरी तरह एक्शिया फैमिली के लायक नहीं था। अब जबकि एक्शिया सिनिंग ने लू यान के लिए इस नाम मात्र की शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया था, तो फिर उसे अब भी इस बात की परवाह क्यों थी कि मैं कहां हूं, और वो हस्बैंड बीइंग चीटेड ऑन जैसी बातें क्यों कर रही थी? शुरू की नजरों में शिया साइनिंग का अभी का बिहेवियर बिल्कुल जेल सी जैसा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने हेल्पलेस होकर सिर हिला दिया। मुझे भी नहीं पता। शांत होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी मेरा एटीट्यूड शायद थोड़ा हाश था, लेकिन लुयान जैसा स्कम? शिया साइनिंग अब भी उसे ट्रेजर की तरह ट्रीट करती थी, अपना व्हाइट मूनलाइट। मैंने पहले कभी रियलाइज ही नहीं किया था कि इतनी प्राउड और आउटस्टैंडिंग वुमन भी प्यार में इतनी ऑब्सेस्ड हो सकती है। अब जब शियाइंग और लुआन वापस साथ आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता शिया फैमिली इतनी आसानी से मान जाएगी। उसके आगे अभी बहुत मुश्किल रास्ता है, और मैं इस मामले का इन्वॉल्व्ड पार्टी होकर भी कुछ कहने का हक नहीं रखता। व्हाइट मूनलाइट के ऑब्सेशन में शी हैड सिनिंग और मैं दोनों एक जैसे हैं। हम में से कोई भी दूसरे से बेहतर नहीं है। धीरे धीरे रात हो गई। शिया सिनिंग स्टडी रूम की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास हल्के हल्के घूम रहा था। उसकी धुंधली नजरें खिड़की के बाहर देख रही थीं। इस पोजीशन से उसे सीधे सू की विला दिखाई दे रही थी। मैनेजमेंट स्टाफ को आते जाते छोड़ दिया जाए तो ना शुरू वापस लौटी थी और ना ही मैं। इतनी रात हो गई। क्या तुम दोनों की डेट अभी तक खत्म नहीं हुई? आखिर दोनों गए कहां हैं? क्या बाहर साथ में खाना खाने गए हैं, या फिर आज रात वापस ही नहीं आने वाले? जितना ज्यादा शिया सिनिंग सोचती, उतना ही उसका दिल उलझता जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शुरू और मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों कर रही है, जबकि वो अपना चॉइस पहले ही कर चुकी थी। तभी अचानक फोन बज उठा। शिया साइनिंग का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। उसे लगा शायद मेरा कॉल है। उसने जल्दी से फोन उठाकर देखा, लेकिन कॉलर लुयान था। उसके दिल में जो एक्साइटमेंट उठी थी
वो तुरंत आधे से ज्यादा ठंडी पड़ गई। उसने आंसर बटन दबाया। लुयान, क्या हुआ? सिया साइनिंग, मैंने अपने हाथों से